You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. कैसा था आज का पेपर? ज्यादा क्वेश्चन छूटे या फिर जितना पढ़ाया था उसी में से आया? बन गए मोस्टली, एक दो को छोड़ के। ये वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया? Anyone have completed this one? देखो, photoelectric effect experiments are performed using three different metal plates P, Q, R. ये तीनों अलग अलग हैं, having work functions. ये जो हमारे दिए गए हैं. A light beam containing wavelengths of this, and this with equal intensities illuminates each of the plate. The correct IV graph for the experiment is सबसे पहले तो ये तीनों जो वेवलेंथ है इसके लिए अपने को देखना होगा कि जो वर्क फंक्शन है performed using three different metal plates PQR having work function this a light beam containing wavelength of 550 nanometer with equal intensities illuminates each of the plate. The correct IV graph for the experiment. एक लाइट में हमारे पास तीन वेवलेंथ है और वो तीनों वेवलेंथ को हम लोग उस मेटल सरफेस पर फॉल करा रहे हैं. इक्वल इंटेंसिटीज और तीनों की इंटेंसिटीज ही बराबर है.
सबसे पहले तो ये जो 3 वेवलेंथ्स है हमारे, इससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। सपोज E1 कितना हो जाएगा, 12400 डिवाइड बाई 550, ये नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1500। नाउ इफ यू डिवाइड 124 डिवाइड बाई 55, क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 is equals to again 12400 divided by 450 और 4500, तो ये हो जाएगा हमारा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E3 12400 डिवाइड बाई 3500, तो ये हमारा हो जाएगा 3.54। ये सारे हमारे, और जो वर्क फंक्शन है P का वो 2 है, ये सबसे कम है। इसमें ये तीनों के कारण इल्यूमिनेशन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। जो Q है उसमें सिर्फ 2 के कारण निकलेगा, में सिर्फ फर्स्ट के कारण निकलेगा। ओके, द करेक्ट IV ग्राफ फॉर द एक्सपेरिमेंट। अगर तीनों लाइट को फॉल कराएंगे तो P मेटल से जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो E3 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेगा। ये हमारा फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा और उसका वर्क फंक्शन सबसे कम है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होना चाहिए। मतलब P का ग्राफ सबसे पीछे होना चाहिए इन सारे ग्राफ्स में से। तो सबसे पहले हम लोग, हाँ सर सबके वर्क फंक्शन भी तो अलग अलग है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होंगे ना सबके। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तीनों मेटल पर हमने लाइट फॉल किया, तो पहले वाले मेटल सरफेस पर ये तीनों फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ये तीनों। हाँ, अब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसी लाइट के कोरस्पॉन्डिंग होगी ना। अगर मैं P के कोरस्पॉन्डिंग बात करूं तो Ke मैक्स और P ये क्या लिख लेंगे, 3.54 माइनस 2, ये 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होगा ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा माइनस 1.54 वोल्ट होगा ना। वही Ke मैक्स अगर हम Q के लिए देखें तो इसका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये नहीं इमिशन करेगा, ये दोनों निकालेंगे। और 2.5 जब माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो होगा इसके करस्पॉन्डिंग। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटिवली कम हुआ ना। उसी तरह से Ke मैक्स, क्वेश्चन एक बच्चा मेरे को व्हाट्सएप पर भेजा था, उस दिन हम इस क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़े नहीं थे। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। Ke मैक्स आर अगर हम देखें तो इसमें वर्क फंक्शन ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो सिर्फ थर्ड वाला जो है लाइट वही इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलवा सकता है। तो ये हमारा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन तीनों को देखा जाए तो हमारा जो ग्राफ में
P सबसे पीछे होना चाहिए, Q उसके बाद होना चाहिए और R सबसे नजदीक होना चाहिए। तो ये कौन कौन सा ग्राफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पहले उसको हटा देते हैं। P सबसे पीछे ये सेटिस्फाई कर रहा है, P सबसे पीछे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल P वाले मेटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके लिए होगा। अब दो ऑप्शंस है इसमें, इंटेंसिटी मतलब सैचुरेशन करंट अलग अलग दिया हुआ है, सैचुरेशन करंट सेम है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस है हमारे, उसमें E1 के करस्पॉन्डिंग और E2 के करस्पॉन्डिंग और E3 के करस्पॉन्डिंग तीनों से P वाले में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सैचुरेशन करंट और फोटो करंट, इन दोनों में एक बेसिक फर्क है। फोटो करंट एंड करंट, इन दोनों में फर्क है। सैचुरेशन करंट मैक्सिमम करंट को बोलते हैं, मतलब ये जो हमारा मेटल है इससे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, जब हम लोग इसके ऊपर लाइट फॉल कराते हैं तो सपोज 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो जब हम यहाँ पर पोटेंशियल लगाते हैं तो एक बार में ये सारे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड वो सारे के सारे पहुंचने लगते हैं। वो हमारा होता है सैचुरेशन करंट। और मान लो करंट आउटर सर्किट में फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। इट इज अ वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट। सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये हमारा डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। बिकॉज हमने आपको बताया था कि फोटोन्स का जो नंबर होता है, बेसिकली इंटेंसिटी सिग्निफाइज द नंबर ऑफ फोटोन्स। पर सेकेंड कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, इसका मतलब पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल हो रहे हैं। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ेगा, और वही सैचुरेशन करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो सैचुरेशन करंट हमारा फोटो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन निकला ये। पहला वाला जो मेटल है इसमें तीनों, सपोज कह रहा है कि कंटेनिंग वेवलेंथ ऑफ दिस मच विद इक्वल इंटेंसिटीज। इक्वल इंटेंसिटी का मतलब डेफिनेटली नंबर ऑफ फोटॉन्स तो तीनों के अलग अलग होंगे, क्योंकि अगर लैम्डा अलग अलग है तो तीनों का नंबर अलग अलग होगा। क्या बोलने का मतलब है, जैसे ये जो 550 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी तो इसका एनर्जी कम होगा, और चूंकि इंटेंसिटी बराबर है तो इसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे। मतलब N1 फोटोन, N2 फोटोन और N3 फोटोन अगर फॉल हो रहे हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N3। पहले तो यहां तक ये बात समझ आ रही है। ये यहां तक बात मेरे को समझ आ रही है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, ये फोटोन की एनर्जी कम है, और ये तीनों लाइट की आपस में इंटेंसिटी बराबर है। कर है वो 550 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर एंड 350 नैनोमीटर विथ इक्वल इंटेंसिटीज। तो इंटेंसिटी को बराबर होने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब एनर्जी कम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो E1 की एनर्जी सबसे कम है तो उसका नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, तभी इसकी इंटेंसिटी सबके बराबर आएगी। तो N1 N2 N3 में ये रिलेशन हो गया। अब जब N1 N2 N3 में ये रिलेशन हो गया तो डेफिनेटली N1 की करस्पॉन्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, N2 के करस्पॉन्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और N3 के करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। N1 में सबसे ज्यादा निकलेंगे, उसके बाद N2 में, उसके बाद N3 में। और इस बात को अगर इग्नोर भी कर दे तो P मेटल जो है
उसमें इन तीनों के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है। मतलब सेचुरेशन करंट में इन तीनों की इंटेंसिटी का कंट्रीब्यूशन होगा। सेकेंड वाला जो मेटल है उसमें सिर्फ दो ही लाइट के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसमें सिर्फ दो ही इंटेंसिटी का कंट्रीब्यूशन होगा। और फर्स्ट वाले में थर्ड वाले में सिर्फ एक ही लाइट के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही के कारण एक ही इंटेंसिटी का कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब कि saturation current of all the three is not going to be the same. This will be our final answer. आई बात समझ में? इसलिए हमने उस दिन क्वेश्चन पढ़ा था, तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से समझ लिया था। हमने ऐसा सोचा था कि ये इंडिविजुअली P पर 550, Q पर 450 और R पर 350 की लाइट फॉल कराई जा रही है, और उन तीनों का ग्राफ हमने ड्रॉ किया। तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा सिंगल कोऑर्डिनेट पर। हमने ये सोच के उस बच्चे को ये डाउट बता दिया था, और तुम लोग को भी ये शेयर उसी बेसिस पर किया था। लेकिन जब अभी हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि तो क्वेश्चन अलग है। ये तो तीनों लाइट, मतलब एक लाइट जिसमें ये तीनों वेवलेंथ है, ये तीनों मेटल सरफेस पर फॉल कराई गई है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा उससे कोरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं है, और जिसके कोरेस्पॉन्डिंग फोटो इमिशन होगा उनकी इंटेंसिटी के कोरेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन करंट का वैल्यू होगा। तो फर्स्ट वाले मेटल सरफेस के लिए तीनों का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तीनों फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवा रहे हैं। तीनों के इंटेंसिटी को अगर ऐड कर दिया था तो सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ सर। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा था, बट डुअल नेचर क्वांटम थ्योरी, उसके कुछ पॉइंट्स अभी भी हमारे रह गए हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, फोटॉन्स, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। उसमें क्योंकि अब ये पार्टिकल बिहेवियर है तो ये मोमेंटम भी कैरी कर रहा होगा। मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, इसको आप लिख लो फोटोन थ्योरी। मोमेंटम of each photon is equals to E by C. Rest mass of photon is 0, और इसी का मूविंग मास जो होता है फोटोन इज इक्वल्स टू, ये हमारा होता है, जस्ट वेट अ मिनट,
बाई सी, ई बाई सी होता है। एक मिनट। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हमारा ई बाई सी है, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 है। मूविंग मास ऑफ अ फोटोन कैन बी रिटन एज E upon c square, where E is its energy. E is the energy of photon. ये हम लोग को याद रखना रहेगा। इससे हम लोग E is equals to hc by lambda into c square h upon lambda c ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये दो कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट जो हमने निकाला था, और उसके कारण जो रेडिएशन प्रेशर और फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला था, तो वो देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हमने इसको डिफाइन किया था अमाउंट ऑफ एनर्जी falling per unit area per unit time। मान लेते हैं हमारे पास n फोटॉन्स है और सबकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, जो किसी सरफेस पर यूनिट टाइम फॉल कर रहे हैं। इफ n photons of frequency nu is falling on the surface per second, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? n into h nu। और अगर हम लोग जब ये सपोज ये हमारा वो एरिया है, और इस पर नॉर्मली फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, सपोज दिस एरिया इज डेल्टा एस। डेल्टा एस नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें डेल्टा एस की जगह हम लोग को यूनिट एरिया लेना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एरिया को अपने को यूनिट एरिया लेना पड़ेगा। यूनिट एरिया ना, जितने भी फोटॉन्स हैं n, इन सबका जो मोमेंटम है वो हमारा क्या है?
तो लीनियर मोमेंटम of each photon is equals to E upon C. तो जब ये टकराएंगे सरफेस से तो दो बातें होंगी, या तो ये इसी के साथ रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो मोमेंटम का चेंज ई बाई सी ही रहेगा। और अगर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं तो ट्वाइस ऑफ ई बाई सी हो जाएगा। दो सिचुएशंस बनेंगे यहाँ पर। इफ photons reflect back, then change in momentum of each photon is equals to twice E by C। और टोटल फोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, n। तो टोटल मोमेंटम चेंज ड्यू टू ऑल फोटॉन्स और ऑफ ऑल फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा n इंटू 2e अपॉन सी। v को एच सी बाई लैम्डा अगर हम लोग करें, या इंटेंसिटी को भी हम लोग n टाइम एच सी बाई लैम्डा इस तरह से लिख सकते हैं। ये को हम लोग एच सी बाई लैम्डा n times 2 into hc by lambda into 1 by c to h by lambda c का टर्म क्यों। ओके, ये हमारा फोर्स हो जाएगा और यूनिट टाइम में मोमेंटम चेंज, यही तो वेक्टर। हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2nh बाई लैम्डा। तो ये टोटल मोमेंटम चेंज ऑफ ऑल फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर सेकेंड का चेंज है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। और चूंकि यूनिट एरिया हमने लिया था, तो अगर हम प्रेशर निकालना चाहते हैं, रेडिएशन प्रेशर, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया हमारा यूनिटी है, इसलिए 2nh अपॉन लैम्डा। अगर इंटेंसिटी I इज NH बाई सी लैम्डा, तो यहाँ से हम लोग NH बाई लैम्डा, NH बाई लैम्डा इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा I अपॉन सी। और यही फॉर्मूला जब यहाँ पर डालेंगे तो ये होता है 2I बाई सी, जो हम लोग ने यूज किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो रेडिएशन प्रेशर फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग वेव 2I बाई सी, और फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग वेव I बाई सी। रेडिएशन प्रेशर फॉर कंप्लीटली reflecting surface
Y by C. Radiation pressure for completely absorbing surface, I by C. एक क्वेश्चन है, and this is an important question. ये हमारा एक completely reflecting surface है और इस पर हम लोग लाइट फॉल करा रहे हैं at an angle theta like this. ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A and light of intensity I is falling on this surface, something like this. और ये completely reflecting surface है, so definitely after reflection it will revert back with the same angle theta. Calculate the force exerted by light wave if light is incident on surface at an angle theta. ट्राई कीजिए. माधव, सुन पा रहे हो? राज, हाँ सर। कल मीटिंग आपने मतलब लीव किया था या फिर कनेक्शन लूज के कारण लीव हुआ था? कनेक्शन की वजह से लूज हुआ था, तो फिर डिस्कनेक्ट के बाद ऑप्शन ही नहीं आ रहा था रिजॉइन करने का। एक मिनट. आज फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आज दोपहर में हमने एक मीटिंग रखी थी, बट वो उस समय सब कुछ बराबर काम कर रहा था. और अभी फिर से वो कंप्लीटेड वाला जो ऑप्शन है वो दिख रहा है. अगर अभी किसी का मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा. स्टार्टिंग में बच्चे थे और 2-3 बच्चे कम दिख रहे हैं, इसका मतलब लग रहा है कि कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हुए हैं.
आप लोग ट्राई करो, मैं एक दो मैसेज करता हूँ पहले। ये एक नया बग स्टार्ट हो गया है। अभी अगर कोई डिस्कनेक्ट होता है तो उसको मीटिंग ज्वाइन करने का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। हुआ किसी से? हाँ बताइए। 2i/c cos theta. 2i/c cos थीटा। अब्रज आप बताएं। यही आया। सेम। श्रद्धा बताएं। So same. सेम है। Yes, sir. ओके। देखो, एक तो बात हमको समझ में आनी पड़ेगी कि कोई भी पार्टिकल अगर p मोमेंटम से स्ट्राइक करता है और नॉर्मल के साथ उसकी एंगल थीटा होती है, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा 2p cos ऑफ थीटा होता है। ये तो बात में किसी को डाउट नहीं है।
ये तो पता है ना। अब ईच पार्टिकल जो है उनका मोमेंटम E/c है। कितने ऐसे फोटोन हैं जो फॉल हो रहे हैं? तुम देखोगे कि अगर इस एरिया पर हम बात करें, ये हमारे एरिया है ए और ये हमारा एरिया है ए डैश। कितना एंगल हो रहा है? अगर ये वर्टिकल है, डेफिनेटली दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ये हमारा थीटा होने वाला है। ए डैश कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ए डैश कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए, यानी ए डैश इज इक्वल टू ए बाई कॉस थीटा। जिस एरिया पर ये फोटोन फॉल हो रहे हैं वो एरिया ए नहीं है, वो एरिया ए डैश है। लेकिन पर सेकेंड जितने इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करेंगे वही इस ए डैश एरिया पर फॉल होने वाले हैं। मतलब अगर इस क्रॉस सेक्शन से जितने फोटॉन्स फॉल होंगे पर सेकेंड वही इस क्रॉस सेक्शन से फॉल होंगे और वही इस ए डैश एरिया पर फॉल होंगे। यानी कि इंटेंसिटी की बात करें या हम लोग बेसिक जो डेरिवेशन है कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स आर फॉलिंग on this cross section area A, the same amount of photons are going to fall on the area A dash. क्या इस बात से अग्री करते हो? मैं क्या बोल रहा हूं? The number of photons falling per second on cross section A will be same as that of cross section A dash. एक मिनट बच्चे, so the number of photons falling per second on cross section A will be same as that of cross section A dash. A से जितने फोटॉन्स पर सेकेंड पास करेंगे वही A डैश से पास करेंगे। और अगर हमने एज्यूम किया है कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स
इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं तो हमारी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो n इंटू एच न्यू लैम्डा, ये हो जाएगी हमारी इंटेंसिटी। और अगर यही टोटल एनर्जी है तो टोटल मोमेंटम कितना होगा और टोटल फोर्स कितना होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मोमेंटम निकाल लिया तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम को हम फोर्स बोल सकते हैं क्योंकि पर यूनिट टाइम में ही हम लोग ये सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, यूनिट सेकेंड में। ये हमारा नंबर ऑफ फोटॉन से मिली, तो ये हमारी एनर्जी है, बेसिकली इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसको। इसको इंटेंसिटी नहीं, एनर्जी बोलेंगे। एरिया ए है हमारा, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम फॉलिंग per second is equals to NHC by lambda upon C। E by C ये हो जाएगा NH by lambda, और इसी को हम लोग I by C लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज I by C। हमारा I by C। अब टोटल मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड ये हमारा हो जाएगा 2p cos of theta, so 2I by C cos of theta। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद एक मिनट, एक टोटल फॉलिंग पर सेकेंड ऑन एरिया ए, द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। प्रेशर निकालना है तो हमको एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, एक अभी एक टर्म होना पड़ेगा, रुक जाओ। द नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड ऑन क्रॉस सेक्शन ए विल बी सेम एज दैट ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश, ठीक है। टोटल एनर्जी n टाइम्स एच बाई लैम्डा, ये एरिया पर फॉल हो रहा है और एरिया से एरिया पर भी फॉल हो रहा है। टोटल मोमेंटम फॉलिंग पर सेकेंड ऑन दैट एरिया इज दिस। टोटल मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड इज 2p cos of theta or 2I by C। एक का टर्म छूट रहा है, 2I by C cos of theta। ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और प्रेशर जब निकालेंगे, एक मिनट, प्रेशर जब निकालेंगे तो ये एरिया, यहाँ पर एरिया हमारा ए ना हो कि ए डैश होता है, तो 2I by C इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए बाई कॉस थीटा, जो ए डैश है ना वो आता है। और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन 2I by C cos स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ होता है। बस ये ए का टर्म मेरा कहीं छूट रहा है, तो एक बार मेरे को देख लेने दो। यहाँ पर हमने यूनिट एरिया लिया था और यहाँ पर हमने ए एरिया लिया था, यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कुछ। हाँ हाँ, टोटल मोमेंटम फॉलिंग पर सेकंड, ये जो हमने I by C लिखा है ना, ये गड़बड़ लिखा है।
आई ए बाई सी होगा n टाइम्स h by lambda and that is equals to I into A upon C। यहाँ पर A का एक टर्म आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिट एरिया ले लिया था। टोटल एनर्जी अगर निकालनी हो तो इंटेंसिटी के साथ एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इस एरिया पर टोटल एनर्जी का फॉल हम लोग को पता चलेगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे आई इंटेंसिटी की लाइट है जो ए एरिया पर फॉल हो रही है, तो टोटल एनर्जी कितनी फॉल होगी इस ए एरिया पर हम क्लियरली लिख सकते हैं, दैट इज आई इंटू ए। ये हमारी टोटल एनर्जी है और यही एनर्जी यहाँ पर जो ए पर फॉल हो रही है वही ए डैश पर भी फॉल हो रही है पर सेकेंड। उसमें जितने भी फोटॉन्स होंगे उनके कारण जितना भी मोमेंटम चेंज होगा वो इस एरिया पर होगा। तो टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड उस एरिया पर ये एन एस सी बाई लेमडा है, दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये हमारा आई इंटू ए हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया। और इसी को अगर हम सी से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आई ए बाई सी आ जा रहा है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाई सी, तो आई ए बाई सी। यहाँ पर हर जगह एक ए का टर्म मिसिंग है और ये ए हमारा इसके साथ कैंसिल आउट होगा। तो इससे रेडिएशन प्रेशर का एक्सप्रेशन आता है इज इक्वल टू 2I by C cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक स्क्वायर का टर्म आता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे स्ट्रेस निकालते टाइम हम लोग एरिया का कंपोनेंट लेते हैं बेसिकली, तो कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बनता है, कुछ उसी तरीके से। यहाँ पर मोमेंटम का चेंज 2p cos ऑफ थीटा है, लेकिन जिस एरिया पर हमारा फोटोन फॉल हो रहा है वो ए नहीं है, वो ए बाई कॉस थीटा है। तो जब हम फोर्स को डिवाइड करेंगे इस एरिया तो एक और कॉस का टर्म आ जाएगा, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान रखना है। यही बात समझ में क्लियर होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, आई इंटेंसिटी का अगर लाइट है और ए एरिया पर फॉल हो रहा है तो पर यूनिट टाइम जो टोटल एनर्जी फॉल हो रही है उसको आई इंटू ए लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन E is the energy falling per unit time which is equals to I into A। और जो एनर्जी यहाँ से फॉल हो रही है वही इस क्रॉस सेक्शन से भी पास होगी और वही ए डैश पर भी जाएगी। तो ए डैश पर सेकेंड जितने फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं और जितना मोमेंटम का चेंज हो रहा है, अगर वो हम निकाल लें और उसी को एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारा रेडिएशन प्रेशर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। हमने वही किया। टोटल फोटॉन्स अगर n फॉल हो रहे हैं तो n एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू आई ए, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड है, और टोटल मोमेंटम फॉलिंग पर सेकेंड क्या होता है, इसको सी से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हमको आई ए बाई सी से यही एक्सप्रेशन आएगा। ये यहाँ पर ए इसलिए छूट गया था कि पिछली बार हमने यूनिट एरिया ले लिया था, तो 1 से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हमारा आई ए बाई सी आ गया, दिस इज द टोटल मोमेंटम फॉलिंग पर सेकेंड। और जब अगर पी मोमेंटम होता है और किसी एंगल पर हम उसको थीटा एंगल पर स्ट्राइक कराते हैं तो मोमेंटम का चेंज हमारा थीटा होता है। तो यहाँ पर मोमेंटम आई ए बाई सी है, इसलिए 2I A बाई सी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मोमेंटम का चेंज है पर यूनिट टाइम, और इसको अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा। थोड़ा बीच में फंस गया इसलिए हो सकता है कि इसमें थोड़ा तुम लोग को डाउट हो।
मैं इसको बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन याद रखना कि ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जनरल कॉस थीटा ही निकालते हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर। और इसी क्वेश्चन के पैरेलल में एक और क्वेश्चन आता है। अगर मान लेते हैं हमारा एक कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग स्फीयर है, दिस इज अ कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग स्फीयर, और इस पर हाई इंटेंसिटी की लाइट फॉल हो रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रेडिएशन जिसका इंटेंसिटी आई है, अगर वो इस पर फॉल हो रहा है, रेडियस आप ले सकते हो आर। कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। पहले कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के लिए क्वेश्चन है, फाइंड द रेडिएशन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर। इस स्फीयर पर रेडिएशन के कारण कितना फोर्स एग्जर्ट होगा वो बताना है। हाँ बताइए। 2I/c into pi r square 2I by c into pi r square. नहीं, रॉन्ग है। हाँ श्रद्धा बताए। I/c into pi r square. ये 2 का टर्म नहीं होगा। I/c इंटू पाई आर स्क्वायर। श्रद्धा आपका सही है। देखो इसका डेरिवेशन काफी बड़ा है, मैं अभी तुम लोग को डेराइव करके दिखा रहा हूँ, बट वी हैव टू रिमेम्बर दिस रिजल्ट। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। अगर हम इस तरह के ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है? जहाँ पर रेडिएशन डायरेक्टली फॉल ना हो रहा हो, किसी एंगल पर फॉल हो रहा हो। तो याद रखना कि वहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। रीजन हमने बताया, एरिया का फर्क आ जाता है। अगर हमने एंगल सरफेस से लिया होता, यहीं पर एक बार और एक डायग्राम देख लो तो हम उस क्वेश्चन पर आएंगे। अगर ये एंगल हमने ये जो नॉर्मल से लिया था, अगर ये यहाँ से लिया होता फॉर एग्जांपल, तो इस केस में हमारा जो रेडिएशन प्रेशर का एक्सप्रेशन आता वो आता 2I/c साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा साइन थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा, सही तो बोल रहे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब नॉर्मल इंसिडेंस है तब तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2I/c और I/c। लेकिन अगर थीटा एंगल पर किसी भी सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं हो रहा, तो वहां पर जो नॉर्मल के साथ वो लाइट रे एंगल बनाएगी उसका कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है। इसको यहाँ पर बेसिकली हमने प्रूव किया, बट इसको हम तुमको रट्टा मार याद करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे ये नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसका कॉस स्क्वायर, अगर मान लो ये एंगल हमको ना देके ये एंगल दे दिया,
ये हमारा सरफेस है, ये लाइट है, और ये एंगल दे दिया मान लीजिए अल्फा, के साथ एंगल क्या हो गया 90 माइनस अल्फा। नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसका कॉस स्क्वायर, बेसिकली रेडिएशन प्रेशर विल इक्वल टू 2I/c कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, और यही हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये चीज हमको याद रखनी है, क्योंकि अभी हम लोग डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो ये काफी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा बड़ा 2-3 प्रॉब्लम है हर पॉइंट पर। जैसे मान लो यहाँ पर कोई रेडिएशन फॉल हो रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल, और यहाँ पर जो रेडिएशन फॉल हो रहा है और हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ये एंगल, ये दोनों एंगल अलग अलग हैं। इंटेंसिटी तो सेम है लेकिन दोनों एंगल अलग अलग है। दूसरी बात, अगर हम एक रिंग कंसिडर कर लें, उतने ही एंगल पर एक पूरा रिंग कंसिडर कर लें, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस पूरे रिंग पर ये एंगल सेम बनने वाला है? हाँ या ना? बनने वाला है। हाँ ना? हाँ सर। तो वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एलिमेंटल रिंग लेंगे और उस पर जितना रेडिएशन फॉल हो रहा है उसके कारण रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स, और उसके बाद उस फोर्स का कंपोनेंट। यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहला है रेडिएशन प्रेशर, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 2I/c cos स्क्वायर थीटा, where थीटा इज द एंगल विथ नॉर्मल। अब मान लो ये रिफ्लेक्ट होके गई, वाला डायग्राम देखो, ये रिफ्लेक्ट होके गई, तो डेफिनेटली इस फोटोन के ऊपर फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन सरफेस के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा। दिस इज द फोर्स दैट विल गोइंग, क्योंकि फोर्स हमेशा नॉर्मल नीचे की तरफ लगता है। अगर कोई एक सरफेस है और एक मार्बल स्ट्राइक कर रहा है, तो मार्बल स्ट्राइक करके जब इधर चला गया तो मार्बल के ऊपर फोर्स कैसा लगा, मार्बल के ऊपर फोर्स लगा ऊपर की तरफ, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हो नहीं रहा। तो ये मार्बल के ऊपर का फोर्स है। और सरफेस के ऊपर कैसा लगा, लाइक दिस। तो दोनों जो फोर्स होते हैं वो नॉर्मल की तरफ लगते हैं। एक सरफेस की तरफ लगता है, जो सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस की तरफ, मार्बल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ। हमको सरफेस लगाना है। तो ये जो कॉमन नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है वहां पर, उस नॉर्मल के अलोंग ये फोर्स लगेगा, और ये फोर्स पूरे रिंग पर लगेगा। इफ यू सी एट एवरी पॉइंट दिस फोर्स इज गोइंग टू एक्ट। और अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो हमारा ये जो एफ फोर्स है इसका एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और एक फोर्स होगा एफ साइन थीटा। बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं।
तो बच्चे मीटिंग लीव कर गए, अब उनको ज्वाइन करने बन नहीं रहा। कभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहीं पर। कल से क्लासेस जूम पर ही हम लोग करेंगे, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमने कोई भी रिंग कंसिडर की और उस पर फोर्स का डायरेक्शन देखा, तो फोर्स हमारा टुवर्ड्स सेंटर लगने वाला है, और उस फोर्स का कंपोनेंट जो होगा, बेसिकली एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा है ना, इस पूरे रिंग पर क्या लगता है, कैंसिल आउट होगा या एड अप होगा? सपोज इफ यू कंसिडर द इंटायर रिंग, whether this f sin theta is the force is going to cancel out or going to add up. एक और डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर देखो। एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए। ये हमारा एट एन एंगल अल्फा डी अल्फा का एक हमने रिंग कंसिडर किया। This is the ring that we have considered. अब यहाँ पर जो लाइट स्ट्राइक करेगी, उसके लिए ये लाइन एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और इसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, इस पॉइंट पर, इस एरिया पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, वो हो जाएगा 2p cos स्क्वायर थीटा। और ये प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा, इनटू एरिया कर देंगे, तो ये जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज df। अब df के दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। क्योंकि मैं वर्टिकल डायरेक्शन को दिखा पा रहा हूँ, पूरे रिंग पर ये जो वर्टिकल डायरेक्शन वाला फोर्स है, ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब सामने से देखा जाए सब ये ऐसे लगेंगे, दिस विल एक्ट समथिंग लाइक दिस। तो ये सारे कैंसिल आउट होंगे, और हमारा ये जो df का कंपोनेंट है, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, df cos अल्फा, यही सबका हॉरिजॉन्टल, पूरे रिंग का जो df cos अल्फा वाला कंपोनेंट होगा वो सब ऐड अप हो जाएगा, और यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। इसी को बस 0 से π/2 अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा टोटल फोर्स ऑन दिस स्फीयर आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एरिया जो हमने शेडेड पोर्शन का एरिया लिया है, तो कितना हो जाएगा, दिस अल्फा, ये हमारा r sin अल्फा हो जाएगा, r sin अल्फा, तो 2π r sin अल्फा d अल्फा, दिस इज द एरिया। df ये हमारा हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, 2i/c cos स्क्वायर अल्फा
I by C cos square alpha, this is the pressure, into area, ये हमारा हो जाएगा 2 pi r sin alpha d alpha यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो ये हमारा 4 पाई r बाई सी 4 पाई r i अपॉन सी cos स्क्वायर अल्फा sin अल्फा d अल्फा, ये हो गया df, but this df is acting toward the center. Now we have to take the horizontal component dfx equals to df cos अल्फा, ये हो जाएगा 4 पाई आर आई अपॉन सी cos स्क्वायर अल्फा sin अल्फा डी अल्फा होल मल्टीप्लाइड विथ cos अल्फा। तो ये हमारा cos स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा, ये cos क्यू अल्फा होता है 4 पाई आर आई अपॉन सी cos क्यू अल्फा sin अल्फा डी अल्फा, दूसरी डी एफ एक्स। ये डेरिवेशन सिर्फ वन टाइम के लिए है, इसको सिंपली भूल जाना है और डायरेक्टली रिजल्ट याद कर लेना है। डी एफ एक्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हमारा हो जाएगा 4 पाई आर आई अपॉन सी cos q alpha sin alpha d alpha, and this limit of integration is 0 to pi by 2। तो यहाँ पर जो एफ एक्स होगा तो हमारा हो जाएगा 4 पाई आर आई अपॉन सी
You are currently the only person in this conference.